नमस्कार दोस्तों, सभी को वंदे मातरम। दोस्तों, आज के वीडियो सेशन पे हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के एक ऐसे आदिवासी गौण चित्र कलाकार की जिन्होंने जिस समय अपनी चित्रकारिता को शुरुआत की, उस दौर पे भारतवर्ष के बच्चे स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं, कूदते हैं, खेलते हैं, हर जगह पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन उस टाइम पे इस कलाकार ने अपनी माँ से शिक्षा ली और शिक्षा लेने के साथ अपनी चित्रकारिता को इस कदर प्रदर्शित किया कि आज संपूर्ण मध्य प्रदेश के साथ संपूर्ण भारतवर्ष उनको जानता है। और आदिवासी समुदाय के गौण चित्रकला को पूरे विश्व में अगर किसी ने बहुत ही अच्छे से और उच्चतम शिखर के साथ अगर पहुंचाया है तो वो है दुर्गाबाई ब्योम। दोस्तों, हम बात करेंगे आज के हमारे वीडियो सेशन में एक आदिवासी कलाकार हैं जिन्होंने अपनी चित्रकारिता के साथ अपनी जो नेचुरल टैलेंट है उसको बाहर किया और उसके कारण आज उनका नाम मध्य प्रदेश के साथ संपूर्ण भारतवर्ष में लिया जाता है। और 2022 में जिनको भारत सरकार ने पद्मश्री से भी नवाजा है, हम बात करेंगे दुर्गाबाई ब्योम के बारे में। 1973 में मध्य प्रदेश के डिंडौरी डिस्ट्रिक्ट की एक छोटा सा गांव जिसका नाम है बुरबासपुर के एक आदिवासी परिवार के अंदर दुर्गाबाई का जन्म हुआ। इनके पिता चमरू सिंह, जिनकी हालत पहले से कुछ अच्छी नहीं थी, यानी इकोनॉमिकल कंडीशंस बहुत इनकी बेकार थी, और 4 भाई बहन होने के कारण इनकी शिक्षा दीक्षा स्कूल में नहीं हो पाई। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से एकलव्य ने महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य को अपना आदर्श माना और उनकी मूर्ति बनाकर शिक्षा दीक्षा प्राप्त की, उसी तरीके से दुर्गाबाई ने अपनी माताश्री को अपना गुरु माना और मात्र 6 वर्ष की अल्प आयु में उनसे डिग्ना चित्रकला को सीखा। और सीखने के साथ उस आदिवासी समुदाय के अंदर जब ये कोई भी समारोह होता है, चाहे शादियों का समारोह हो या फसल उत्सव का समारोह हो, तो अपने माताश्री के साथ वहां जाया करती थी और डिग्ना चित्रकला को दीवारों पे हो, फर्श पे हो, ज्योमेट्रिकल तरीके से बहुत अच्छी तरीके से बनाया करती थी। धीरे धीरे जब लोगों के बीच में ये बात फैलने लगी कि एक लड़की जो मात्र 6 वर्ष की अल्प आयु से चित्रकला को जिसने सीखा और धीरे धीरे उसकी चित्रकला एक नेचुरल चित्रकला के रूप में परिवर्तन होने लगी, तो आसपास में ये बातें चर्चा का विषय बन चुकी थी। बचपन में दादियों से सुंदर सुंदर कहानियां सुनना और माँ को आदर्श मानकर मात्र 6 वर्ष की अल्प आयु में डिग्ना और गौण चित्रकला को हर एक दीवार में प्रदर्शित करना मानो जैसे दुर्गाबाई ब्योम का एक फैशन सा बन चुका था। लेकिन इस फैशन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल तब मिली जब 1996 में भोपाल में आयोजित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय वर्कशॉप में इन्होंने पार्टिसिपेट किया और उस वर्कशॉप में कई बेसिक पहलुओं को सीखा। सीखने के बाद इनकी चित्रकला में बहुत इनको हेल्प मिला। उसके बाद मात्र 15 वर्ष की अल्प आयु में ही लकड़ी और मिट्टी के कलाकार सुभाष ब्योम से इनकी शादी हुई। शादी होने के बाद दोनों के बीच में कंपटीशन भी लगा रहा। कंपटीशन के साथ ही ये कोशिश करते थे कि हमेशा किसकी चित्रकला कितनी अच्छी है। शादी के बाद इनके 3 बच्चे भी हुए। साथ ही साथ इनके चचेरे भाई जग्गर सिंह श्याम, जो काफी एक्सपीरियंस थे, गौण चित्रकला में काफी माहिर थे, उन्होंने एक बार इनसे कहा कि आप अपनी चित्रकला में बहुत माहिर है, लेकिन कोशिश करो कि अपनी चित्रकला, अपनी स्किल्स से नई नई चीजें किस तरीके से प्रदर्शित करें। अगर आप उस पर काम करेंगे तो आपकी चित्रकला बहुत अच्छी बनेगी। उस दिन के बाद से ये धीरे धीरे छोटे छोटे वर्कशॉप लेने लगे, लोगों को अपनी चित्रकला सिखाने लगे और अपनी चित्रकला के माध्यम से चाहे नेचर हो, मानव सभ्यता हो, आदिवासियों की समस्या हो, हर एक चीजों को अपनी चित्रकला के माध्यम से उकेरते हुए चले गए। दुर्गाबाई ने कई ऐसे पेंटिंग बनाए हैं जिनके अंदर देवी देवता हैं, चाहे फसल के उत्सव में हो, शादियों में हो। जिन पेंटिंग को दीवारों में बनाया जाता है, उन्होंने बहुत से पेंटिंग्स को बनाने की कोशिश की है। और कई देवी देवताओं के पेंटिंग ऐसे हैं जिनको गाँव देहातों में बहुत पूजा जाता है, फसल उत्सव में पूजा जाता है, या गांव के अंदर बुरी आत्मा हो, भूत प्रेत हो, उनको भगाने के लिए इन देवी देवताओं की चित्रकला का भरपूर प्रयोग भी किया जाता है। और गांव में सुख शांति रहे, देवी देवताओं की पूजा हो, ऐसे कई चित्रकला दुर्गाबाई ने अपने हाथों से खुद बनाए हैं। और उनकी कोशिश होती कि मानव सभ्यता को नेचर के साथ किस तरीके से कनेक्ट करें, अपनी चित्रकला के माध्यम से उसको भरपूर उसमें कोशिश करते हैं और अपनी हर एक ड्राइंग में चीजों को अच्छे से पेश करने की कोशिश करते हैं। और आदिवासियों की समस्या जो भी होती, इनको अगर आप बोल नहीं सकते, लेकिन अगर आप सारी चीजों को अपने टैलेंट से चित्रकला में शो करते तो एक बहुत अच्छी बात होती है और ये समाज के लिए एक अच्छा मैसेज भी होता है। एक बार इनसे पूछा गया कि आप चित्रकला में किन चीजों को ज्यादा पसंद करते हैं,
तो इन्होंने अपनी चित्रकला में वो चीजें बताई कि उनको नेचर से बहुत पसंद है और नेचर से बहुत लव है, क्योंकि जो इंसान बचपन से नेचर के साथ कनेक्ट हो तो नेचर की चीजें उनको अपनी चित्रकला में बनाना बहुत अच्छा लगता है। खेत खलिहान हो, झरने हो, पेड़ हो, पहाड़ हो, जानवर एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे हैं, खेत खलिहान हरे भरे हो, इन सारी चीजें इनसे उनको बहुत लगाव है और वो कोशिश करते हैं कि इन चीजों को समाज को बचाने के लिए, नेचर को बचाने के लिए अपनी चित्रकला में इन चीजों को अच्छे से बनाते रहे। 2003 में तारा पब्लिशिंग द्वारा एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने के लिए चेन्नई में इनको बुलाया गया। तो इस वर्कशॉप में ये गए, वहां पार्टिसिपेट किया और उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि जो बुक्स के जो ग्राफिक चित्रण होते हैं, जो डिजाइन होते हैं, इन पर भी ये धीरे धीरे काम करेंगे। तो उसके बाद ये और इनके हस्बैंड दोनों काम करना शुरू कर दिया। इनके साथ ही द नाइट लाइफ ऑफ ट्रीज 1 to 3, सुल्ताना ड्रीम जैसे पुस्तकों का जो चित्रण है वो दुर्गाबाई व्योम ने ही किया। 2011 में सुभाष व्योम और दुर्गाबाई व्योम ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की लाइफ पर आधारित ग्राफिकल चित्रण से संबंधित बुक्स भीमयान द अनटचेबिलिटी का भी बहुत अच्छे से चित्रण किया, जो आज की डेट में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि चित्रण के माध्यम से किसी की लाइफ को अगर रिप्रेजेंट करना है तो कोई आसान बात नहीं होती है। यानी सुभाष व्योम और उनकी पत्नी दुर्गाबाई व्योम इन चीजों पर भी काम करने लगे और इनकी सोच है कि हर एक तरीके से समाज के अंदर पनप रहा दर्द और समाज के अंदर पनप रहा बहुत सी बुराइयों को चित्रकला के माध्यम से अगर प्रदर्शित की जाए तो ये समाज के लिए अच्छा होगा, जिससे समाज जागरूक होगा और समाज के अंदर सभी राइट टू इक्वलिटी के आधार पर ही रह सकेंगे। अपनी कलाकृति, अपने गौण चित्रकला के कारण जब इनका नाम देश विदेश में फैलते गए तो पुरस्कारों की लिस्ट भी धीरे धीरे बढ़ती हुई चली गई। सबसे पहले इनको जो पुरस्कार मिला 2004 में हस्तशिल्प विकास परिषद की ओर से इनको पुरस्कृत किया गया, जो उस टाइम एक बहुत बड़ा पुरस्कार माना गया। फिर 2006 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला एकेडमी की तरफ से इनको स्कॉलरशिप प्रदान की गई। फिर 2008 में राघाजी पुरस्कार मिला। फिर 2009 में रानी दुर्गावती पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और फाइनली 2022 में देश के सबसे बड़े पदक पुरस्कारों में से एक पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया। और उसके बाद इनकी चर्चा शुरू हो गई कि आखिर कौन सी वो आदिवासी चित्र कलाकार है जो गौण चित्रकला में एकदम परंपरागत है और इस तरीके से अपनी चित्रकला को प्रदर्शित करती है कि हर कोई देखते ही रह जाता है और सोचने को मजबूर हो जाता है कि आखिर इनकी चित्रकला में इतनी नेचुरल तरीके से किस तरीके से ये बना लेती है। तो कई सारी चीजें हैं जो दुर्गाबाई के आसपास घूमती है। उन्होंने हमेशा मेहनत की है, मेहनत इस कदर की है कि आज उनकी चित्रकला को मध्य प्रदेश के साथ, भारत के साथ पूरे विश्व में रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है और कोशिश होती है कि इनकी चित्रकला को हर जगह पे धीरे धीरे प्रदर्शित किया जाए। दोस्तों, आप और हम में से बहुत से लोग हैं जिनके अंदर बहुत टैलेंट है। अगर उनको राइट सिचुएशंस पे अच्छी सुविधाएं नहीं मिलती तो शायद उनके टैलेंट बाहर नहीं निकलते। लेकिन हम सभी को सीखना चाहिए कि टैलेंट के साथ धीरे धीरे किस तरीके से आगे बढ़ा जाए और लोगों के विकास के लिए लोगों की सोच एक जैसी और अच्छी होनी चाहिए, तब जाके समाज का भी विकास होगा और समाज का विकास होगा तो हमारे बच्चे ही धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, बहुत हो चुका है इस वीडियो सेशन में। अगर आपने अब वीडियो को देख लिया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। पॉसिबल हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद।